आज के इस क्लास में हिंदी को लेकर आ चुके हैं। ठीक है, गोधोली भाग 2 काव्यखंड रहने वाला है। तो वो देखिए, राम नाम बिनु व्यर्थ की जो जन्मा से स्टार्ट करें, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आप लोग को एक बार वीडियो को शेयर भी कर देना है। चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। और आपके एग्जाम प्री के चैनल पर आपको कंटेंट के भरपूर मात्रा दिया गया, आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, आपका बोर्ड एग्जाम में लाना है 450 प्लस नंबर, तो जरूर पढ़िएगा। देखिए, सारे यूट्यूबर भले आपको बोलते होंगे कि पढ़िए 450 नंबर टारगेट, और उसके चैनल पर तो आपको 10 को 20 को वीडियो भी नहीं मिलेगा पढ़ाई लिखाई वाला। बस ऐसा ही फालतू का मंथली वाला 2 को 4 को डाल दिए, हो गया। हमको चैनल पर आपको जो है ना, वार्षिक एग्जाम जो होते हैं, फाइनल एग्जाम होते हैं, वैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। सारा कंटेंट आपको भरपूर मात्रा में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, राम नाम बीनु बिरथी जगी जन्मा पद में किसकी अवहेलना की गई है। आपको आराम से पढ़ेंगे, भवंडर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका देखिए, राम नाम बीनु बिरथे जगी जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है। ठीक है, आलोचना इसका सही जवाब होगा। बोलेगा किसका चर्चा किया गया, तो राम नाम की चर्चा किया गया। ठीक है, बाकी जो आलोचना किया गया भवंडर के ही किया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, राम नाम बीनु व्यर्थ जगी जन्मा के माध्यम से कवि किसका विरोध करता है। तो कवि जो है ना, भवंडर का भी विरोध करते हैं, पूजा पाठ का भी, कर्मकांड का भी, सभी का विरोध करते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि राम नाम बीनु व्यर्थ जगी जन्मा किस कवि की रचना है। तो गुरु नानक की रचना है। राइट आंसर होगा ए नंबर। सिखों के कौन से गुरु थे। गुरु नानक जो थे सिखों के प्रथम गुरु थे ना, और गुरु गोविंद सिंह जो थे सिखों के कौन से गुरु थे, अंतिम गुरु और 10वें गुरु थे। और गुरु अर्जुन देव जो थे 5वें गुरु थे। ठीक है, यहाँ पर जो गुरु अर्जुन देव देख रहे हैं सिखों के 5वें गुरु थे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है। तो हरि रस से जो है ना, हरि राम नाम का ताप होता है, या तो हरि रस से हरि भक्ति की पहचान होती है। हरि रस से कवि का अभिप्राय है कि राम नाम का ताप। गुरु नानक की रचनाएं हैं, तो गुरु नानक की देखिए जाप पूजी भी रचना है, अष्ट दीवार भी है, हरि रस और सोहिला भी है। इनमें से राइट आंसर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है, गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु थे, तभी हम बताए तो सिखों के 5वें गुरु थे। ठीक है, सिखों के पहले गुरु कौन थे, तो सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव थे, और सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव थे, और सिखों के 7वें गुरु कौन थे, आप लोग कमेंट में बताइएगा। और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, जो कि बिहार के पटना में ही जन्म हुआ था। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, कहते गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म लाहौर के तालवंडी में हुआ था। राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गुरु नानक अपनी प्राण कब त्याग दिए। तो गुरु नानक अपने प्राण 1539 में वाहे गुरु कहते हुए अपने प्राण को त्याग दिए। अगला प्रश्न है, गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखे हैं। तो हिंदी में भी लिखे हैं। ठीक है, गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखे, तो हिंदी में लिखे। अगला, गुरु नानक के अनुसार किनका नाम निरंतर जापने से भावसागर से पार हुआ जा सकता है। तो देखिए, हरि का नाम हो जाएगा। ठीक है, जो हरि का नाम अर्थात विष्णु का नाम या भगवान का नाम जाप करते हैं, उनको जो है भावसागर को पार कर सकते हैं, इसलिए हरि का नाम जाप करिए। अगला, गुरु नानक के अनुसार किसके बिना प्राणी और कर्म विष के समान हो जाते हैं। ठीक है, कहते गुरु नानक के अनुसार किसके बिना प्राणी और वाणी और कर्म जो विष के समान होते हैं। जो आप बोलते हैं, जो आप कर्म करते हैं, किसके बिना जो है विष के समान हो जाता है। तो नाम कीर्तन के बिना या तो राम नाम के बिना। ठीक है, जो व्यक्ति राम नाम को गुणगान नहीं करता, उसका वाणी और कर्म जो है विष के समान माना जाता है। अगला प्रश्न है, वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो वाणी जो है राम नाम के बिना विष के समान हो जाती है। जो व्यक्ति राम नाम का गुणगान नहीं करता, उसको विष के समान हो जाती है। अगला, गुरु नानक के अनुसार किस तरह के मनुष्य के भीतर ईश्वर का निवास होता है। तो बताइएगा, किस तरह के मनुष्य के भीतर जो है ईश्वर का निवास होता है। जो सुख है, स्नेह है, भय के उदासीन होकर सोने की मिट्टी को समान समझता है, उसके भीतर जो ईश्वर निवास करता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है। तो गुरु नानक जो है निर्गुण भक्ति धारा के कवि हो जाएंगे। राइट आंसर। अगला, गुरु नानक के अतिरिक्त निर्गुण ब्रह्म के उपासक है। ठीक है, गुरु नानक के अतिरिक्त निर्गुण ब्रह्म के उपासक कौन हो जाएंगे, रैदास भी हो जाएंगे। ठीक है,
रैदास इसका सही जवाब होगा। अगला, गुरु की कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है? तो गुरु नानक ने किया। राइट आंसर सी नंबर होगा। गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया? गुरु नानक ने किया। राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 में कि गुरु नानक कौन थे? तभी हम बताएं कि गुरु नानक जो थे सिखों के प्रथम गुरु थे। राइट आंसर होगा। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने कब किया, जो गुरु ग्रंथ साहिबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो 1604 ईस्वी में किया। राइट आंसर सी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, गुरु नानक के उद्देश्य में मिलती है। ठीक है, गुरु नानक के उपदेशों में मिलती है, क्या मिलती है? गुरु की महत्ता का, ब्रह्म की सर्वशक्ति महत्ता का, नाम ताप की महिमा का, उपरोक्त में से सभी राइट आंसर होगा। गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म जो है 1469 में लाहौर में हुआ। ठीक है, गुरु नानक का जन्म 1469 में लाहौर में हुआ था। अगला प्रश्न है कि गुरु नानक के पिता का क्या नाम था? तो गुरु नानक के पिता का नाम था कालू चंद खात्री। ठीक है, कालू चंद खात्री होगा। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था? तो सिख धर्म का प्रवर्तन किया। ठीक है, गुरु नानक ने जो किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो सिख धर्म का प्रवर्तन किया। तो इसके बाद देखिएगा 24 नंबर प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस सिख गुरु ने किया? तो गुरु अर्जुन देव ने किया। राइट आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस सिख गुरु ने किया? गुरु अर्जुन देव ने। अगला है कि गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई है? तो बाबर से हुआ था। राइट आंसर। ठीक है, गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुआ? बाबर से हुआ। गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा जीवन और जन्म। जन्म और जीवन कह सकते हैं। ठीक है, गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है? तो जन्म और जीवन दोनों सही होगा। अष्ट दीवार किस कवि की रचना है? तभी पढ़े थे, अष्ट दीवार जो है गुरु नानक की रचना। आशा दीवार जो है किस कवि की रचना है? तो गुरु नानक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन सी रचना गुरु नानक की नहीं है? ठीक है, प्रेम वाटिका जो है गुरु नानक की नहीं है। बाकी ऑप्शन नंबर 1 जापोजी है, आशा दीवार है, हरी रस होगा। ठीक है, हरी रस होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, गुरु नानक की प्रेम वाटिका नहीं है। अगला प्रश्न है, किनका जन्म स्थान नाना काना साहब कहलाता है? तो गुरु नानक का जो है जन्म स्थान नाना काना साहब कहलाता है। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 में 2022, 23, 24 में देखिए लगातार पूछा गया है, नाना काना साहब अब कहाँ है? ठीक है, नाना काना साहब अब कहाँ है? तब जो है पाकिस्तान में हो गया है। राइट आंसर भी होगा। अगला है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? तो गुरु ज्ञान के बिना जो है प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता। सही जवाब डी नंबर होगा। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? तो गुरु ज्ञान के बिना। तो नंबर 1 स्टार्ट कर देते हैं बिल्कुल बिना देरी किए हुए। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रेम आयनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रेम वाटिका से। ठीक है, प्रेम आयनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? प्रेम वाटिका से होगा। राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रीतम नंद किशोर जा दिन में नैनीन लगायो, मन पावन चित चोर, पलक ओठ नहीं कर सकी, यह पंक्ति किस कविता से है? तो प्रेम आयनी श्री राधिका से होगा। ठीक है, प्रेम आयनी श्री राधिका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है? ठीक है, प्रेम वाटिका जो है रसखान की रचना होगा। बी नंबर राइट आंसर होगा। रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी? तो रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना 1610 ईस्वी में किया। राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 नंबर है कि रसखान के सवैये हैं। तो सवैये क्या? सहस है और सहज है और प्रमाण है, उपरोक्त में से सभी राइट आंसर होगा। रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को निछावर करने की बात करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, करील के कुंजन पर। ठीक है, करील के गुंजों पर जो बांसुरी बजाते हैं कृष्ण भगवान, उसी पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, कवि रसखान किस भाषा के कवि है?
तो कवि रस खान जो है ब्रज भाषा के कवि हो जाएंगे। अगला अगला है रस खान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए। रस खान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए, तो ब्रज भूमि चले गए, बी नंबर राइट आंसर होगा। रस खान किस काल के कवि है, तो रस खान जो होगा रीति काल के कवि है, बी ए नंबर राइट आंसर। ठीक है, रस खान किस काल के कवि है, तो रीति काल के कवि हो जाएंगे। अगला प्रश्न है रस खान की भक्ति कैसी थी। रस खान की भक्ति सगुन भक्ति धारा की है। रस खान ने प्रेम आईनी किसे कहा है, तो रस खान ने प्रेम आईनी जो है प्रेम का खजाना कृष्ण को सॉरी राधा को कहा। ठीक है, प्रेम आईनी राधा को कहा। अगला प्रश्न है कि रस खान के चितचोर कौन है, अथवा रस खान ने चोर किसे कहा है, तो चोर जो है कृष्ण भगवान को कहा है, क्योंकि कृष्ण भगवान भक्तों के हृदय में रहकर उनके दिल को चुराते हैं। अगला रस खान ब्रज के वन भागों पर क्या न्यौछावर करने को तैयार है, तो सैकड़ों इंद्रलोक जो न्यौछावर करने के लिए तैयार है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 नंबर प्रश्न है रस खान ने किन्हीं प्रेम रूपी वाटिका का मालिनी बताया है, तो राधा और कृष्ण को बताया, सही जवाब होगा। ठीक है, रस खान ने किन्हीं प्रेम रूपी वाटिका का मालिनी रूप बताया, राधा कृष्ण को बताया। अगला है रस खान दिल्ली के किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे, तब पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। रस खान दिल्ली के किस राजवंश में उत्पन्न हुए, पठान राजवंश, सही जवाब है। इनमें कौन सी पुस्तक रस खान द्वारा रचित है, तो इनमें से जो कौन सी पुस्तक रस खान द्वारा रचित है, प्रेम वाटिका, इसका सही जवाब होगा। अगला रस खान किनके भक्त थे, तो रस खान जो है कृष्ण के भक्त है, इसका सही जवाब होगा। ठीक है, रस खान किनके भक्त थे, तो कृष्ण के भक्त थे। अगला प्रश्न है रस खान किस मुगल बादशाह के समकालीन थे। रस खान जो है किस मुगल बादशाह के समकालीन थे, तो जहांगीर के समकालीन थे, राइट आंसर होगा। रस खान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी, तो गोस्वामी विठलनाथ ने दी। ठीक है, यानी रस खान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी, गोस्वामी विठलनाथ ने दिया, राइट आंसर होगा। कवि रस खान का रचना काल किस मुगल शासक का काल था, इसका राइट आंसर होगा जहांगीर। ठीक है, बाबर के पुत्र का नाम था अकबर, अकबर के पुत्र का नाम था यानी कि हुमायूं, हुमायूं के पुत्र का नाम जहांगीर हो जाएंगे, लास्ट पोजीशन में था। तो कवि रस खान का रचना काल किसका था, तो जहांगीर, इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि सुजान रस खान किसकी रचना है, तो सुजान रस खान जो है सुजान के खुद है, रस खान के, क्योंकि सुजान नामक नर्तकी से रस खान प्रेम करते थे। प्रेम वरन रस खान ने किसे कहा है, तो प्रेम वरन रस खान ने कृष्ण और राधा को कहा, राइट आंसर ए होगा। अगला करील के कुंजन उपरवारों के कवि कौन है, तो रस खान होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर है। कहते हैं कोटि को हो यानी कि काल धौत के धाम का अर्थ है, इसका आंसर होगा सैकड़ों। ठीक है, यानी कोटि को काल धौत के धाम का अर्थ है सैकड़ों होगा। किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, किन मुसलमान पर कोटिन हिंदू बारी। देखिए 2023 के बाद 2024 में पूछा गया, तो आपको एग्जाम में जरूर पूछ सकता है, तो रस खान को कहा गया। ठीक है, रस खान को कहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कि इन मुसलमान पे कोटिन हिंदू भारियों। अगला है कि सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन है, तो रस खान जी है। ठीक है, सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि रस खान होगा। किस रस खान कवि रस खान किस छंद में सिद्ध हस्त थे, तो सवैया में, इसका राइट आंसर होगा। कवि रस खान किस छंद में सिद्ध हस्त थे, सवैया में होगा। किस ग्रंथ से पता चलता है कि गोस्वामी विठलनाथ ने रस खान को पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया था, है ना, इसका राइट आंसर बताएगा क्वेश्चन नंबर 28 और आखिरी क्वेश्चन। 252 वैष्णवन की वार्ता में। ठीक है, 252 वैष्णवन की वार्ता में होगा। किस ग्रंथ से पता चलता है कि गोस्वामी विठलनाथ ने रस खान को पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया था, इसका सही जवाब बी नंबर होगा। कहते हैं अति सुदोषने को मारा गए, है ना, इसका चैप्टर है, क्वेश्चन नंबर 1 है अति सुदोषने को मारा गए जहाँ नेकु सैनफ वाक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है, तो घनानंद की होगा, राइट आंसर डी नंबर होगा। ठीक है, जहाँ नेको सैनफ वाक नहीं, है ना, घनानंद, इसका राइट आंसर होगा। अति सुदोषने को मारा गए शीर्षक सवैया किसकी रचना है, तो घनानंद की होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है तुम कौन सी पढ़े हो
कहाँ मन लेहु पद देहु छटक नहीं पंक्ति किस कवि की है? तो इसका राइट आंसर होगा तीस स्नेह को मारा गया। ठीक है, कहते हैं ऐसा कौन सा पढ़ाई पढ़े हो जो कि केवल तुम लेने के लिए जानते हो, बाकी कुछ देने के लिए नहीं जानते हो। ये किसका लाइन है? तो अति स्नेह को मारा गया। कवि प्रेम मार्ग को अति सुदो क्यों कहता है? तो देखिए यहाँ तनिक भी चतुराई का काम नहीं चलती, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ तनिक भी अपना घमंड त्याग कर चलती है, यहाँ सच्चाई भी अपना घमंड त्याग कर करती है, राइट आंसर है। यहाँ कपटी लोग चलने से झिझकते हैं, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ जो कपटी लोग होंगे जो प्रेम के मार्ग पर चलने में झिझकते, इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 4 का राइट आंसर डी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कहते घनानंद ने अपनी सवैया में सुजान का कर किसे संबोधित किया है? तो सुजान नामक नर्तकी को किया। ठीक है, सुजान नामक नर्तकी को किया है, राइट आंसर। घनानंद किस काल के कवि थे? तो घनानंद जो है रीति काल के कवि थे, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न बढ़े, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 नंबर प्रश्न है। कहते घनानंद का जन्म कब हुआ था? तो घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी के आसपास हुआ। ठीक है, घनानंद का जन्म हुआ 1689 ईस्वी के आसपास। अगला, घनानंद किस कवि धारा के श्रेष्ठ कवि है? तो घनानंद जो है रीति मुक्त धारा के श्रेष्ठ कवि है। घनानंद किस भाषा के कवि है? तो घनानंद किस भाषा के कवि है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रज भाषा के कवि हो जाएंगे। ठीक है, ब्रज भाषा के कवि हो जाएंगे, सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है? तो प्रेम के मार्ग को जो है अत्यंत सीधा और सरल कहा है, राइट आंसर होगा। अगला, घनानंद मोहम्मद शाह रंगीला के क्या थे? तो मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ जो है मीर मुंशी का काम करते थे। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ क्या करते थे? मीर मुंशी का काम करते थे। अगला, घनानंद की प्रमुख ग्रंथ है, सुजान सागर भी इन्हीं का है, बिरहा लीला भी है, अन्य रसकेली बिली भी है, उपरोक्त में से सभी होगा, राइट आंसर। ये तीनों जो फेमस रचना इनकी है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए? तो घनानंद जो है नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। कब मारे गए? तो 1739 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कवि घनानंद सुजान के आंगन में बरसने की प्रार्थना किसे करती है? तो मेघ से, बादल से करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कवि घनानंद मन लेहु पै देहु छटक नहीं कहकर सुजान से कितना प्रेम मांग रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा छटक भर। ठीक है, यानी कि एक छोटा सा बूंद जैसे पानी बरसता उतना ही मांग रहा है। अगला, सुजान सागर किनकी रचना है? ठीक है, सुजान सागर किसकी रचना है? तो घनानंद की रचना है, राइट आंसर डी होगा। कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा है? तो कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल होगा, राइट आंसर सी होगा। नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घनानंद कब मारे गए? अभी हम बताएं कि 1739 ईस्वी में। ठीक है, नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घनानंद कब मारे गए? 1739 में, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन सी रचना घनानंद की है? तो इनमें से कौन सी रचना घनानंद की है? तो इसका राइट आंसर होगा सुजान सागर। ठीक है, सुजान सागर घनानंद की है। अगला है कि आचार्य शुक्ल ने किसके संबंध में कहा कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रावीण है और धीर पथिक है तथा जवदान का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा को दूसरा कभी नहीं हुआ है? तो घनानंद को ही कहा गया। ठीक है, किसको कहा गया? घनानंद को कहा गया कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवदान का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा और कभी नहीं है, वो घनानंद ही है। अगला प्रश्न है कि आंसुबानी लय भर से कौन कहते हैं? तो घनानंद कहते, इसका राइट आंसर होगा। नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? तो घनानंद को मार डाला। ठीक है, नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? तो घनानंद को मार डाला। अगला, किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? तो प्रेम का पीर जो है घनानंद को ही कहा जाता है। ठीक है, प्रेम का पीर किसे कहा जाता है? घनानंद को कहा जाता है, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 है, घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? तो सवैया और घनछारी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? तो सवैया और घनछारी होगा। बिरहा लीला किनकी रचना है? तो बिरहा लीला जो है घनानंद की रचना होगा, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, कहते स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो इसका आंसर होगा बद्री नारायण चौधरी अर्थात प्रेमगढ़। ठीक है,
स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि कौन है? बद्री नारायण चौधरी अर्थात प्रेमघन है। जीवनानंद दास कौन लिखे? तो लौट कर आऊंगा फिर है, ठीक है। घनानंद के बारे में तो अभी पढ़े, प्रेम आनी श्री राधिका रसखान है। तो चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपसे क्या पूछेंगे, ध्यान देते हुए चलना है, आराम आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहे का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा प्रेमघन सरस्वत से होगा राइट आंसर, ठीक है। 2 का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है, स्वदेशी पाठ के अनुसार अब हिंदू लोग मिलने पर आपस में किस भाषा में बात नहीं करते हैं? तो हिंदी में बात नहीं करते, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा। स्वदेशी पाठ के अनुसार अब हिंदू लोग मिलने पर आपस में किस भाषा में बात नहीं करते? तो हिंदी में नहीं करते। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? तो प्रेमघन सर्वस्वा से है, ठीक है, प्रेमघन सर्वस्वा से है। अगला है, प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रेमघन का जन्म मिर्जापुर में हुआ था, राइट आंसर। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर है ना। प्रेमघन का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1855 ईस्वी में जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि प्रेमघन जी के कविता के साथ साथ है, ठीक है, प्रेमघन जी कविता के साथ साथ थे और क्या थे? देखिए निबंधकार भी थे, नाटककार भी थे और समीक्षक भी थे। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा सभी। अगला, प्रेमघन के किस काव्य में ग्रामीण जीवन का अर्थातवादी चित्रण है? तो जीरना जनपद में होगा, ठीक है, जीरना जनपद में देखने को मिलता है। प्रेमघन के अनुसार लोग क्या लेकर झूठी प्रशंसा और खुशमद में रहते हुए यानी खुशमद में हुए हैं? पैसा लेकर, ढोलक लेकर, कि डफली लेकर, कि कर्जा लेकर? तो इसका राइट आंसर होगा डफली लेकर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए प्रेमघन के अनुसार लोग क्या लेकर झूठी प्रशंसा और खुशमद में लगे हुए हैं? तो डफली लेकर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रेमघन के आदर्श पुरुष कौन थे? प्रेमघन के आदर्श पुरुष कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। अगला, कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है? तो भारतीयता नहीं दिखाई देती, ए नंबर। कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती? भारतीयता। कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोग की बुद्धि भी विदेशी हो गई है? तो विदेशी विद्या इसका राइट आंसर हो, ठीक है, विदेशी विद्या पढ़ने से लोगों को बुद्धि क्या हो गई? विदेशी हो गई है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कवि के अनुसार क्या देखकर भारत में भारतीयता कुछ नहीं दिखती है? तो देखिए गति, रीति और रीत, इसका राइट आंसर होगा सभी, राइट आंसर डी नंबर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कवि प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया है? तो देखिए नागरी, नीरद भी और कदाम्बिनी भी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, बताते रहिए। इनमें कौन सा नाटक प्रेमघन द्वारा लिखित है? तो भारत सौभाग्य जो है प्रेमघन द्वारा लिखित क्या है? नाटक है। इनमें कौन सा नाटक प्रेमघन द्वारा लिखित है? तो भारत सौभाग्य सही जवाब है। बद्री नारायण चौधरी अर्थात प्रेमघन किस युग के महत्वपूर्ण कवि है? तो भारतेंदु युग के होगा, ठीक है, भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि है। अगला, भारत सौभाग्य प्रेमघन की कैसी रचना है? तभी देखिए हम यहाँ पर पढ़े थे क्या है? नाटक है, ठीक है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाटक है। देखिए यहाँ पर पढ़े थे नहीं, नाटक है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 में कि भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? तो अभी हम जाने थे कि किसका है, तो प्रेमघन का है। अगला, प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किनकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा बद्री नारायण चौधरी अर्थात प्रेमघन के। प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो बद्री नारायण चौधरी अर्थात प्रेमघन कह सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में कि आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं? तो अंग्रेजी भाषा में बोलना पसंद करते हैं, राइट आंसर होगा, है ना। आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं? तो अंग्रेजी भाषा में। रसिक समाज की स्थापना किस कवि ने किया है? तो प्रेमघन ने किया है रसिक समाज की स्थापना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश गई यानी अति भाई, प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? तो इसका सही जवाब होगा स्वदेशी के। स्वदेशी के लेखक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। हिरोशिमा के लेखक हो जाएंगे सच्चिदानंद हीरानंद भाषण। आगे भारत माता, आपको पता है भारत माता के लेखक सुमित्रा नंदन पंत होंगे। जनतंत्र गजम रामधारी सिंह दिनकर होंगे, राइट आंसर बी नंबर होगा।
आनंद कदम्बिनी मासिक पत्रिका का संपादन किया था, तो प्रेमघर ने किया, इसका सही जवाब होगा। आनंद कदम्बिनी मासिक पत्रिका का संपादन प्रेमघर ने किया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा करें। सभे विदेशी वस्तु नर गति रित लखत डैश कछु अब ना कछु ना अब भारत माँ तरसत। नहीं तो इसका होगा भारतीयता में अब कुछ नहीं दिखता है। ठीक है, कहते हैं सभी लोग को जो विदेशी जो है, सब लोग विदेशी वस्तु हो, नर हो चाहे नारी हो, चाहे उसकी गति हो, रीत हो, रिवाज हो, सब कुछ भी अब भारतीयता में दिखाई नहीं देता है ना। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान नाम सुनी, ठीक है, हिंदुस्तान नाम सुनी अब ये संकुचित लजात पंक्ति किस कवि की उद्धृत है, तो स्वदेशी से होगा राइट आंसर। अक्षर ज्ञान के लेखक अनामिका होगा। ठीक है, बाकी सबको बता दिए। जिरना जनपद किस कवि की रचना है, इसका सही जवाब होगा बद्री नारायण चौधरी अर्थात प्रेमगन का। ये जिरना जनपद किस कवि की रचना है, बद्री नारायण चौधरी अर्थात प्रेमगन होगा। अगला प्रश्न है कि नागरी नीरद क्या है, तो नागरी नीरद जो है साप्ताहिक पत्रिका होगा, सही जवाब। नागरी नीरद क्या है, साप्ताहिक पत्रिका। कहाँ साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन का सभापतित्व प्रेमघन ने किया, तो कलकत्ता में किया, इसका सही जवाब होगा। ठीक है, कहाँ साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन का सभापतित्व प्रेमघन ने किया था, कलकत्ता में किया, राइट आंसर हुआ। चलिए अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी बहन वासन वेश रीति और नीति यह पंक्ति की शीर्षक कविता की है, इसका सही जवाब होगा आपको स्वदेशी के। ठीक है, स्वदेशी के लेखक आपको हो जाएंगे प्रेमघन जी। और मेरे बिना तुम पर वो रेनर मारे रिल के, भारत माता, सुमित्रा पंत, हिरोशिमा, सच्चिदानंद, हीरानंद वासियन आगे हो जाएंगे। तो अगला प्रश्न जो है टॉपिक है भारत माता, क्वेश्चन नंबर 1 है सुमित्रा नंदन पंत के पिता का क्या नाम था, तो इसका राइट आंसर होगा गंगदत्त पंत होगा। भारत माता शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो सुमित्रा नंदन पंत होगा। भारत माता शीर्षक कविता के कवि कौन है, सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे। अगला देखिएगा प्रश्न संख्या 3 है, कहते हैं पंत जी भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है, तो ग्राम में से लिया गया। ठीक है, क्योंकि भारत माता गांव में निवास करने वाली बताया गया, ए नंबर राइट आंसर होगा। भारत माता शीर्षक कविता में कैसी शब्दावली का प्रयोग किया गया है, तो तत्सम शब्द का प्रयोग किया गया है। भारत माता शीर्षक कविता में कैसी शब्दावली का प्रयोग किया गया, तत्सम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है कि स्वर्ण शस्य पद तल लुंठित धरती सा सहिष्णु मन कुंठित प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है, तो भारत माता से होगा, जिसके लेखक है सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे, है ना। लौट कर आऊंगा फिर जीवनानंद, अक्षर ज्ञान अनामिका होंगे, मेरे बिना तुम पर वो रेनर मारे रिल के हो जाएगा, राइट आंसर डी सही जवाब है। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देख लिया जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था, तो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी को हुआ, राइट आंसर। सुमित्रा नंदन पंत कैसे कवि है, तो छायावादी कवि हो जाएगा, है ना, यानी प्राकृतिक के सुकुमार कवि इसको कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को। किस कवि का आरंभिक काव्य प्राकृतिक और सौंदर्य के संवेदनाशील अभिव्यक्तियों के परिपूर्ण है, तो इसका सही जवाब होगा सुमित्रा नंदन पंत के हो जाएंगे। किस कवि का आरंभिक काव्य जो है प्राकृतिक और सौंदर्य के संवेदनाशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है, सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया है, तो आत्मतावाद की ओर, आत्मतावाद की ओर होगा। सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है, तो भारत माता को कहा है। मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसको कहा, भारत माता को कहा है। पंत जी के अनुसार भारत माता है मिट्टी की प्रतिमा उदासनी, वह अपने घर में प्रवासनी है, ज्ञान मूड गीता प्रकाशनी, इसका राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में है कि युगवाणी किसकी काव्य कृति है, तो इसका सही जवाब होगा सुमित्रा नंदन पंत की होगा। युगवाणी किसकी काव्य कृति है, सुमित्रा नंदन पंत की है। कि कवि पंत जी के अनुसार भारत माता क्या है, कवि पंत जी के अनुसार भारत माता क्या है, तो ग्राम वासिनी है, क्योंकि गांव में निवास करने वाली है। सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि है, तो छायावादी युग के कवि हो जाएंगे, डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 है इनमें से कौन सी कृति सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है,
तो देखिए अनामिका नहीं है, ठीक है। अनामिका जो है खुद अनामिका जी लिखे। बाकी बीना, गुंजन, युगांत है ना, ग्राम वासनी, बहुत सारे लिखे गए हैं जो कि सुमित्रा नंदन पंत की है। बाकी पंत जी का अनामिका नहीं है। कभी सुमित्रा पंत के अनुसार भारत माता कहाँ निवास करती है? तो भारत माता जो है गांव में निवास करती है। सही जवाब ए नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कभी सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? तो उदासी माटी की है, ठीक है। उदास माटी की मूर्ति हो जाएंगे। सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार गंगा यमुना में क्या प्रवाहित हो रही है? तो भारत माता के आंसू प्रवाहित हो रही है। ओके, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब होगा बी नंबर, भारत माता के आंसू। कभी सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता की कितने संतानें यानी कि दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है? तो 30 करोड़ संतान होगा। सही जवाब बी नंबर होगा, ठीक है। 30 करोड़ का मतलब 30 करोड़ संतान ऐसा है। अगला प्रश्न है, पंत जी का मूल नाम क्या था? तो इसका सही जवाब होगा गोसाई दत्त पंत होगा, ठीक है। गोसाई दत्त पंत इनका मूल नाम था। सफल आज उसका तप, संयम, पिला, अहिंसा, संतय, शुद्धोत्तम, प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? तो भारत माता की होगा। सही जवाब बी नंबर होगा। अगला है, पंत जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? जो चिदम्बरा पर मिला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। देखिए चिदम्बरा, पल्लवा और बीना सभी जो लिखा गया ग्राम्य सुमित्रानंद पंत की रचना है। बाकी चिदम्बरा पर जो इनको ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत माता का आंचल कैसा है? तो भारत माता का आंचल जो है धूल भरा महिला साचल, गंगा यमुना में उदासीन जल, प्रतिमा की उदासनी है ना। तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर, बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इससे पहले बता दें कि जो भी एग्जाम फ्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और सपोर्ट दिखाइएगा अपना। क्वेश्चन नंबर 1 है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो ऑप्शन बी होगा रामधारी सिंह दिनकर होगा। अगला है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? इसका सही जवाब होगा 23 सितंबर 1908 को, है ना। 1908 ईस्वी को सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? तो रवि सिंह इसका सही जवाब होगा। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम था रवि सिंह, है ना। और मनरूप देवी इनके माता हो जाएंगे। रामधारी सिंह दिनकर के जन्म जो किस जिला में हुआ? तो बेगूसराय इसका सही जवाब होगा, ठीक है। बेगूसराय सही जवाब होंगे। अगला है, दिनकर जी किस युग के काल के दिनकर जी किस युग या काल के कवि हैं? तो छायावादी युग हो जाएंगे। दिनकर जी किस भावधारा के कवि हैं? तो राष्ट्रीय भावधारा के कवि हो जाएंगे। दिनकर जी किस भावधारा के कवि हैं? राष्ट्रीय भावधारा हो जाएंगे। अगला, सिंहासन खाली करो की जनता आती है ना, किस पाठ से की पंक्ति है? तो वही जो पढ़ रहे हैं, जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है, दिनकर जी कवि के साथ साथ थे क्या थे? उपन्यासकार थे, आलोचक थे, गद्यकार थे, इनमें से कोई नहीं। इसका बिल्कुल सही जवाब है गद्यकार ही केवल थे। दिनकर जी किस विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर रहे थे? तो भागलपुर विश्वविद्यालय में रहे थे, क्योंकि बेगूसराय में इनका जन्म ही हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, दिनकर जी को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो संस्कृति के 4 अध्याय पर जो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बाकी उर्वशी, कुरुक्षेत्र, हुंकार जो है बहुत फेमस कृतियां हैं रामधारी सिंह दिनकर की, बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगला है, दिनकर जी को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो उर्वशी पर मिला था, और साहित्य अकादमी पुरस्कार संस्कृति के 4 अध्याय पर, ठीक है। 7 से संस्कृत और 7 से साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है? तो देश की मिट्टी, ठीक है। देश की मिट्टी जो है सोने का ताज पहनकर क्या कर रही? इठला रही है। अगला है, कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करो की बात करते हैं? तो जनता के लिए कहते हैं ना, अंग्रेजों से कह रहे हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती होगी। घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो, जनता आती होगी। अगला है, कवि दिनकर ने दूधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो जनता के लिए किया है, क्योंकि बच्चा जो अभी दूधमुही बच्चे के समान है, उसको जैसे कह रहे वैसे कर रहा है, परंतु जब बच्चा जाग जाएगा तो समझिए कि आपको सिंहासन खाली करना पड़ेगा, इसलिए सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो किसान और मजदूर है, जो कि आपको खेत खलिहानों में मिलेंगे।
अगला है राष्ट्र कवि दिनकर को सम्मानित किया गया, तो राष्ट्र कवि दिनकर को जो है पद्म विभूषण दिया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसका सही जवाब होगा डी नंबर, इनमें से सभी राइट आंसर होगा। चलिए 16 के बाद देखिएगा 17 नंबर प्रश्न, ठीक है। 16 के बाद 17 नंबर प्रश्न पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 में पूछा गया इनमें से कौन सी रचना दिनकर की नहीं है, ठीक है। कौन सी ग्राम्य नहीं है। ग्रामा जो है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। बाकी उर्वशी, रसीम रथी और संस्कृति के चार, ये सारा का सारा रामधारी सिंह दिनकर की है। बाकी डी नंबर नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा, ध्यान रखिएगा। किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, तो जनता के हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। अगला है सर्दियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताजपन इठलाती, यह पंक्ति है। तो यह पंक्ति जो है रामधारी सिंह दिनकर की होगा, सही जवाब, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दिनकर के कवि का मूल स्वर क्या है। दिनकर के कवि का मूल स्वर क्या है, तो ओझा एवं राष्ट्रीय चेतना, इसका सही जवाब होंगे डी नंबर। आइए बिना समय गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। आप लोग अच्छा लगेगा लाइक शेयर कर ही दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हिरोशिमा शीर्षक पाठ के कवि कौन है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे हो जाएगा, ठीक है। हीरानंद वात्स्यन आगे लिखा है तो यहाँ पर भी चलेगा। देखिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे का जो शॉर्ट नाम है आगे भी कहते हैं, ठीक है। आगे है ना, आगे भी कहते, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है दुर्दांत मानवीय भविष्य का चित्रण करने वाली कविता है, तो हिरोशिमा हो जाएंगे, सही जवाब, ठीक है। एक ब्रिज की हत्या आप लोग को पता है कुंवर नारायण हो जाएंगे। एक ब्रिज की हत्या हुई ना कुंवर नारायण। अगला है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में, हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा किसे दी गई, अथवा यानी कि हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है, तो अणुबम था, इसका सही जवाब, ठीक है। रडार और आग का गोला बम नहीं था, अणुबम था। अगला प्रश्न है कि हिरोशिमा किस देश में है ना। हिरोशिमा किस देश में है, तो हिरोशिमा जापान में पड़ता है, सही जवाब होगा। हिरोशिमा हिरोशिमा कविता आगे की किस काव्य संग्रह से में संकलित है, तो सदा नीरा से हो जाएगा, सही जवाब। हिरोशिमा शीर्षक कविता आगे की किस काव्य संग्रह में संकलित है, तो सदा नीरा होगा। अगला हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला है, तो नगर के चौक पर निकला, इसका सही जवाब होगा बी नंबर, ठीक है। नगर के चौक पर निकला है। अगला प्रश्न है आगे को हिंदी के साथ साथ किस भाषा का ज्ञान था, तो आगे को जो हिंदी के साथ साथ संस्कृत का भी, अंग्रेजी का भी, फारसी का भी, उपरोक्त में से सभी का ज्ञान था। आगे का जन्म कब हुआ था, तो 7 मार्च 1911 का हुआ, सही जवाब, ठीक है। 7 मार्च 1911 का हुआ। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 है आगे एक प्रमुख कवि के साथ साथ थे, तो देखिए कथाकार भी थे, विचारक भी थे, पत्रकार भी थे, इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, ठीक है। आगे एक प्रमुख कवि के साथ साथ और क्या थे, तो सभी जवाब होगा। आगे को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो आगे को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला पुरस्कार भी मिल चुका है, इसका सही जवाब डी नंबर होगा, राइट आंसर सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा सभी। अगला प्रश्न है आगे ने हिंदी कविता में किस वाद का सूत्रपात किया है, तो प्रगतिवाद का सूत्रपात किया है। अगला है आगे किसका उपनाम है, अथवा आगे का पूरा नाम क्या है। देखिए 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे किसका उपनाम है, या तो आगे का पूरा नाम क्या है। आगे का पूरा नाम हो गया सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन होगा, ठीक है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन इसका सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे के पिता का क्या नाम है, तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री हो जाएगा, सही जवाब। आगे किस कवि धारा के कवि है, तो आगे जो है प्रयोगवाद धारा के कवि हो जाएंगे, डी नंबर, ठीक है। आगे किस कवि धारा के कवि है, तो प्रयोगवाद, इसका सही जवाब होंगे। अगला है कौन सी कृति आगे की नहीं है, तो उसका एक बूंद सास मछली ई आगे की नहीं है। बाकी बाबर अहेरी, आंगन के पार द्वार और मिलनयामी है ना, इन तीनों है। बाकी एक बूंद सास मछली इनका नहीं है। तारा सप्तक कितने कवियों का समूह है, तो तारा सप्तक में जो 7 कवि शामिल होते हैं, इसका सही जवाब सी होगा। तारा सप्तक, सप्तक मतलब 7। अगला है कि तारा सप्तक का संपादन किया है, तो आगे भी थे, इसका सही जवाब रामधारी सिंह दिनकर भी थे और बहुत जयशंकर प्रसाद भी थे। अगला प्रश्न है नदी के द्वीप एक पुष्करणी किस कवि की रचना है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे इसका सही जवाब होगा।
नदी के दीप एवं पुरस्कारनी किस कवि की रचना है? तो डी नंबर सही जवाब होगा। कुछ क्षण का हुआ उदय अस्त के द्वार कवि का क्या कहना चाहता है? ठीक है, द्वारा कवि का क्या कहना चाहता है? तो सूरज, आकाश का सूरज, नगर के चौक पर निकला सूरज, प्राकृतिक सूरज, मानव निर्मित अनुभव के विस्फोट उत्पन्न सूरज। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कि मानव निर्मित अनुभव के विस्फोट से उत्पन्न सूरज। सही जवाब डी नंबर होगा। अगला प्रश्न है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? यानी कि बी नंबर होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आगे की है। शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? तो बी नंबर राइट आंसर होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आगे। पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसके साक्षी है? तो मानव के साक्षी है, जो मानव ही मानव के एक दूसरे को सो गया, भाप बनाकर उड़ा गया। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम डैश गिराया गया? तो द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम गिराया गया तो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर। अगला है कि हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? तो याज्ञ ने किया। इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो उगते हुए सूरज का देश जो है जापान को कहा जाता है। और डूबते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है। आपके मन में प्रश्न आया होगा। अगला प्रश्न है कि धूप वर्षी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी, क्या हाँ फटी है? तब माटी से फटी है। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। अगला है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है? तो मित्रता का संबंध है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला पाठ पुस्तक की कौन सी कविता पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यवस्था की अभिव्यक्ति करती है? तो एक वृक्ष की हत्या इसका सही होगा। एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन है? कुंवर नारायण होगा ना। हिरोशिमा के लेखक याज्ञ जी होगा। हमारे वीरेन डबल अक्षर ज्ञान अनामिका हो जाएगा। इसका सही जवाब बी नंबर हो गया। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। पंक्ति किस पाठ से है? तो एक वृक्ष की हत्या से होगा सही जवाब। अगला प्रश्न है एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है? तो इन दिनों से ही लिया गया। एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई? इन दिनों से। अगला प्रश्न है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? तो वृक्ष रूपी चौकीदार ललकारता है। अगला प्रश्न है एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है? तो मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाना चाहता है। अगला प्रश्न है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कवि को किसे बचाने की बात करते हैं? कवि को जो है देखिए घर को भी बचाना है। ठीक है, घर को बचाना, शहर को भी बचाना, देश को भी बचाना है और उपरोक्त में से सभी। इसका राइट आंसर होगा सभी को बचाना है। ठीक है, घर को बचाना है घर की लुटेरों से, देश शहर को बचाना है नाला हो जाने से, और देश को बचाना है देश की दुश्मनों से। इसका राइट आंसर डी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में किसके बीच संवाद होता है ना? किसके बीच संवाद है? तो वृक्ष और कवि के बीच संवाद होता है। संवाद का मतलब बातचीत होता है ना। अगला प्रश्न है एक वृक्ष की हत्या में वृक्ष को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया? तो एक वृक्ष की हत्या में वृक्ष को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो मानव के रूप में प्रस्तुत किया है ना। वृक्ष को मानव के रूप में प्रस्तुत किया है। अगला वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह है? तो वृक्ष की जो सूखी डाली है राइफल की तरह। ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह है? राइफल की तरह है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 है कि कुंवर नारायण आधुनिक युग के किस कवि धारा के कवि है? तो नई कविता के धारा के कवि हो जाएंगे। कुंवर नारायण आधुनिक युग के किस कवि धारा के कवि है? तो नई कविता के। अगला कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? तो कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 को हुआ। ठीक है, 19 सितंबर 1927 को राइट आंसर होगा। कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? कुंवर नारायण का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता है। तो कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता एक वृक्ष की हत्या है। कुंवर नारायण इसका सही जवाब होगा डी नंबर। एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण द्वारा रचित है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कवि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो कवि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार जो है वृक्ष को कहा है। कुंवर नारायण कवि है तो कुंवर नारायण जो है ममता संवेदना के होगा। ठीक है, ममता की जो संवेदना होती है उनकी कवि है। अगला प्रश्न है
कवि के आदेशों में कौन था? कवि के अंदेशों में कौन था? तो एक जानी दुश्मन था, है ना। कवि के अंदेशों में एक जानी दुश्मन था जो कि सभी तरह से बचाने की बात करते हैं। कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था? तो घर के दरवाजे पर मिलता था हमेशा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक वृक्ष की हत्या कविता में पेड़ की डाल की तुलना किससे की गई है? तो पेड़ की डाल की जो तुलना है ये जो है राइफल की नोक से किया गया है ना। फूल पत्तीदार को उसका पगड़ी भी बताया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में आगे, धूप में, बारिश में, सर्दी में, गर्मी में हमेशा चौकन्ना कौन रहता है? तो द्वार पर खड़ा बूढ़ा वृक्ष, है ना। धूप में, बारिश में, सर्दी में, गर्मी में, सर्दी में, है ना, गर्मी में, सर्दी में चौकन्ना कौन रहता है? तो द्वार पर खड़ा बूढ़ा वृक्ष हो जाएगा। अगला है, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। इस कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचता है? तो कहते हैं कि मनुष्य जो है निरंतर असभ्य होता जा रहा है, उसको बचाना है, ठीक है। आजकल जो देखते हैं जो छोटा छोटा जो कपड़ा पहन के घूम रहा है वो सब क्या असभ्य है। अगला चक्रव्यूह किनकी रचना? चक्रव्यूह जो है कुंवर नारायण की रचना होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारी नींद कविता बीरेन डगवाल की किस कविता संकलन से ली गई है? तो दुष्चक्र में स्पष्टा हो जाएगा, सही जवाब ए नंबर, ठीक है। अगला, हमारी नींद कैसी कविता है? तो हमारी नींद कैसी कविता है? तो समकालीन कविता होगा, ठीक है, समान समान होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है? तो नींद जो है आलस का प्रतीक हो जाएगा। हमारी नींद कविता में किसकी रचना? हमारी नींद कविता जो है किसकी रचना है? तो बीरेन डगवाल की होगा, है ना। अगला प्रश्न है, आप लोग जल्दी से जल्दी, अगर इसको लगेगा कि नहीं हमको एक बार और पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा। हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ? तो एक मक्खी का जो है जीवन क्रम पूरा हो जाता है हम लोग जब एक नींद से उठते हैं। तो हमारी नींद कविता में कवि का कहना है डैश कुछ बढ़ गए पेड़, कुछ इंच बढ़ गए पेड़, ठीक है। इसका सही जवाब होगा कुछ इंच पेड़ बढ़ गए, यहाँ डैश पर भरा जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है, हमारी नींद शीर्षक कविता के कवि किस विचारधारा के हैं? तो होगा जनवादी होगा, ठीक है, जनवादी कविता हो जाएगा। अगला है, कवि बीरेन डगवाल के अनुसार इनकार करना ना भूलने वाले कौन है? तो हठ धर्मी लोग हैं जो इनकार करना और ना भूलने वाले लोग हैं। अगला, कवि बीरेन डगवाल के अनुसार धमाके से कहाँ देवी जागरण हुआ है? तो गरीब बस्तियों में हुआ है, इसका सही जवाब डी नंबर होगा, ठीक है। कवि बीरेन डगवाल के अनुसार धमाके से कहाँ देवी जागरण हुआ? गरीब बस्तियों में होगा। अगला प्रश्न है, कवि बीरेन डगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? तो जीवन में जो महत्वपूर्ण है वो संघर्ष है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगला प्रश्न बढ़े, क्वेश्चन नंबर है कि बीरेन डगवाल का जन्म कब हुआ था? तो बीरेन डगवाल का जो जन्म हुआ है 5 अगस्त 1947 को हुआ, इसका सही जवाब होगा। बीरेन डगवाल को किस काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो इसका सही जवाब आप लोगों को बताना है, राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, यानी कि दुष्चक्र में स्पष्ट हो जाएगा। तो बीरेन डगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 13 नंबर प्रश्न है। अच्छा 12 के बाद 13 नंबर इधर आ जाएगा क्या? एक सेकंड 13 नंबर ऊपर आ जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि बीरेन डगवाल के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता रहता है? तो जीवन व्यापार चलता रहता है ना। हम बीरेन डगवाल के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता रहता है? तो जीवन व्यापार चलता रहता है। अगला, इसी दुनिया में कविता संग्रह पर बीरेन डगवाल को कौन सा पुरस्कार मिला है? तभी पढ़े थे, कौन सा पुरस्कार मिला है? तो रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिल चुका है। दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार भी है, तो बीरेन डगवाल हो जाएंगे। अगला प्रश्न बढ़िएगा, कहते गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ जागरण, लाउड स्पीकर पर रिक्त स्थान में शब्द आएगा, तो देवी जागरण हुआ, ठीक है, क्या हुआ? देवी जागरण। क्वेश्चन नंबर 1 है कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है? तो खा उतर जाता है। खा जो है खरगोश जैसा बेचैन मालूम पड़ता है ना। और गा से गमला जैसा टूटा हुआ प्रतीत होता है, सॉरी घा से घड़ा होता है, और गा से गमला होता है, का से कबूतर होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब डी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अक्षर ज्ञान कविता में बच्चों को किस स्तर की शिक्षण
प्रक्रिया से संबंधित है। तो देखिए प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित होता है, बच्चा जो लिखना पढ़ना आरंभ करते हैं उसी से। अक्षर ज्ञान कविता किसकी रचना? अक्षर ज्ञान अनामिका जी की, क्योंकि यह एक लेडीज महिला है। तो आपको पता होगा कि बच्चे को पढ़ाई लिखाई बचपन में कैसे किया जाता है, महिला अच्छी तरीका से जानती है। अक्षर ज्ञान कविता में किसका मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? तो बाल मानव विज्ञान इसका सही जवाब होगा। अक्षर ज्ञान कविता में किस मानव विज्ञान का आधार लिया गया? तो बाल मानव विज्ञान होगा। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में कवित्री ने ड़ा का क्या मतलब बताया? देखिए ये जो बताया है, ड़ा जो होगा, ढा जो होगा, माँ होगा। ये जो बिंदु छोटा सा देख रहे हैं वो बैठा हुआ गोद में बेटा है, तो माँ को गोद और बैठा हुआ बेटा बताया गया। ठीक है, ड़ा को माँ बताया गया और बिंदु जो है उसका बैठा हुआ बेटा। इसका सही जवाब सी नंबर होगा। अगला प्रश्न है, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में 3 पात्र कौन कौन है? ठीक है, 3 को कौन कौन है? तो इसका से एगो बच्चा है, एगो माँ है, एगो कवित्री स्वयं है। इसका सही जवाब ए नंबर होगा। अगला प्रश्न है, कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं अटता है? चौखट में क्या नहीं अटता? तो का नहीं अटता है। ठीक है, क्योंकि कबूतर जैसा फुदक जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है, कवित्री अनामिका के अनुसार क्या घड़े सा लुढ़क जाता है? घा फुर घड़ा होता है, घड़े सा लुढ़क जाता है। का फुर कबूतर होता है, कबूतर जैसा। देखिए घड़ा होता है जो लुढ़क जाता है, कबूतर जो फुदक जाता है, खरगोश बेचैन मालूम पड़ता है, और गमला सा टूटा प्रतीत होता है। ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, घड़े सा लुढ़का हुआ घा किस पर आके थमक जाता है? देखिए ड़ा पर आके थमक जाता है। ठीक है, थमक जाना मतलब खत्म हो गया, का गड़ा है। अगला प्रश्न है कि बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है? तो बीजाक्षर जो होगा अनामिका जी के होगा। कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ है? तो कवित्री अनामिका का जन्म मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ। ठीक है, मुजफ्फरपुर बिहार में इसका सही जवाब हो जाएंगे। 11 के बाद 12 नंबर प्रश्न देखिएगा, उसका खा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में कि उसका खा खरगोश की बेचैनी खलिश बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता की है? तो अक्षर ज्ञान के होगा। उसका खा खरगोश की खलिश बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता की? अक्षर ज्ञान होगा। एक कवित्री और लेखिका के रूप में अनामिका जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है? तो सभी होगा, क्योंकि देखिए इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। मतलब कि अपने वस्तु परक समय सामयिकी बोध के लिए, संघर्षशील वंचित जन के प्रति रचनात्मक सहानुभूति के लिए, स्त्री विमर्श में समर्थक हस्तक्षेप के लिए। इसका सही जवाब होगा डी नंबर, बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ? कवित्री अनामिका का जन्म 17 अगस्त 1961 ईस्वी में हुआ। कवित्री अनामिका का जन्म 17 अगस्त 1961 को हुआ। कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? तो श्याम नंदन किशोर इसका सही जवाब होगा। ठीक है, कवित्री अनामिका के पिता का नाम श्याम नंदन किशोर हो जाएंगे। अगला है कि कवित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि के विकास कथा का प्रथम अक्षर क्या है? तो होगा विफलता के आंसू ही सृष्टि के विकास का प्रथम अक्षर होगा। अगला है कि अनामिका द्वारा लिखित कविता अक्षर ज्ञान कहाँ से ली गई है? तो अक्षर ज्ञान जो है बीजाक्षर से लिया गया। ठीक है, बीजाक्षर से होगा। अनामिका द्वारा लिखित कविता अक्षर ज्ञान कहाँ से लिया गया? तो बीजाक्षर होगा। अगला प्रश्न है कि मन अर्जुन मन कृष्णा किसकी रचना है? मन अर्जुन मन कृष्णा किसकी रचना है? तो अनामिका की रचना होगा। गलत पते की चीटी अनामिका की किस विद्या की कृति है? तो कहानी है। ठीक है, गलत पते की चिट्ठी क्या है? कहानी है। खलिश बेचैनी किसकी है? तो खलिश बेचैनी जो है खरगोश के होगा, राइट आंसर। खलिश बेचैनी किसकी है? खरगोश के होगा, राइट आंसर। अगला कि बच्चा कहाँ आकर थमक जाता है? तो बच्चा जो अड़ा पर आकर थमक जाता है, सही जवाब। ठीक है, बच्चा कहाँ के थमक जाता है तो अड़ा पर होगा। नंबर 1 है कि लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो जीवनानंद दास की होगा। लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता किसकी रचना है? जीवनानंद दास की होगा। लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट हुआ है? तो मातृभूमि प्रेम हुआ। इसका सही जवाब ए नंबर, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न बढ़ेगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, कहते हैं लौट कर आऊंगा फिर कविता में कहाँ लौट कर आने की बात करते हैं? तो अपना जो है देश है, अपना राज्य है, अपना गांव है, बंगाल में ही लौट कर आने की बात करते हैं। लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि किसके द्वारा घसीली जमीन पर मुट्ठी भर चावल फेंकने की बात करता है? तो बच्चे द्वारा उम्मीद करता है कि बच्चा क्या करेगा? चावल फेंकेगा, है ना।
तो वहां से अपना जीवन यापन करने की बात करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आइएगा, ये नंबर हो गया ना। लौटकर रंग फिर कविता में कवि किस नदी में उड़ते फटे नेपाल की नाव के ले जाते बच्चे की बात करता है? तो रूपस नदी, ठीक है, रूपसा नदी इसका सही जवाब होगा डी नंबर। 5 के बाद देखिएगा 6 नंबर प्रश्न आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान से देखिएगा, लौटकर आऊंगा फिर कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? तो उल्लू जो है कपास के पेड़ पर बोलता है, ठीक है, कपास के पेड़ पर सही जवाब होगा। लौटकर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में सटी तरार तिमिर किसकी कृति है? तो जीवनानंद दास की कृति होगा, सही जवाब बी नंबर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कि जीवनानंद दास बंगाल के किस काल के प्रमुख कवि है? तो रविंद्रोत्तर काल इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। जीवनानंद दास किस भाषा के कवि है? तो जीवनानंद दास जो है बांग्लादेश की कवि है, ठीक है, जीवनानंद दास किस भाषा के कवि है? तो बांग्ला कवि होगा। कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? तो 1800 कितना हुआ था? 99 में हुआ, ठीक है, 1899 जीवनानंद दास का जन्म हुआ था। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 है, कवि जीवनानंद दास को किस कवि संकलन पर 21 वर्ष श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया? तो वनलता सेन पर और 1952 में मिला, ठीक है, 1952 में मिला था। कवि जीवनानंद दास को किस काव्य संकलन पर किस वर्ष श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार मिला? तो वनलता 1952 में मिला। अगला प्रश्न है, कवि अगले जीवन में क्या बनने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं? तो उपरोक्त में से सभी देखिए, अबाबिल, कौवा, हंस है न, उल्लू, सरस, सभी लोग कुछ बनने की बात करते हैं, क्योंकि कवि को शक है कि अगले जीवन में हम मनुष्य नहीं बन पाएंगे। मनुष्य नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे, इसलिए अभी कल्पना करके सोच कर रखें। कवि कपास के पेड़ पर किस पक्षी की बोली सुनने की बात करता है? तो उल्लू की बात करता है कि उल्लू के पेड़ पर क्या रहेंगे? कपास के पेड़ पर उल्लू रहेंगे, बन के आएंगे अगले जन्म में। तो अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना जीवनानंद दास की नहीं है? तो देखिए गीतांजलि जो है रविंद्रनाथ टैगोर की, बाकी इसका नहीं है। बाकी ये जो BCD देख रहे हैं सभी इन्हीं का लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ के बाद बंगाल साहित्य में आधुनिक कब आंदोलन का नेतृत्व करने वाला कवि कौन थे? तो होगा जीवनानंद दास थे। रविंद्रनाथ टैगोर के बाद यही थे जीवनानंद दास बांग्लादेश में साहित्य का। गंध जहाँ होगी हरी भरी घास की किस कवि की पंक्ति है? तो जीवनानंद दास की है। गंध जहाँ होगी हरी भरी घास की किस कवि की पंक्ति है? जीवनानंद दास की है। अगला है वनलता प्रेम किस कवि की श्रेष्ठ रचना है? तो जीवनानंद दास के होगा। वनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है? जीवनानंद दास के होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 है, बनकर मैं शायद हंस में किसी किशोरी का घुंघरू लाल पायरों में तैरता रहूंगा दिन दिन भर पानी में, जहां पानी में गंध जहाँ होगी हरी भरी घास की प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? इसका सही जवाब है लौट कर आऊंगा फिर, जिसके लेखक है आप लोगों को पता है ना, जीवनानंद दास। अगला, खेत है जहाँ धन के बहती नदी के किनारे फिर लौटकर एक दिन बंगाल में, उपरोक्त गद्यांश के कवि कौन है? तो जीवनानंद दास इसका राइट आंसर होगा। जीवनानंद दास की किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग का श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो वनलता सेन के लिए दिया गया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए, मेरे बिना तुम प्रभु, कहते मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित है? तो प्रभु को संबोधित है। इसका सही जवाब डी नंबर होगा। ठीक है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित है? प्रभु को है। अगला, मेरे बिना तुम प्रभु के कवि है, तो इसका राइट आंसर होगा रेनर मारे रिल्के होगा, जो कि आपको पता है जर्मन कवि है ना। अगला प्रश्न है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता की भाव है ना, इसका होगा भक्ति भाव हो जाएगा। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है? तो भक्ति भाव की होगा। मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतर किसने किया है? तो धर्मवीर भारती ने किया। इसका सही जवाब होगा, है ना। मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो धर्मवीर भारती होगा। अगला प्रश्न है कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता में प्रभु की पादुका कौन है? तो कवि है। इसका राइट आंसर होगा। रेनर मारे रिल्के का जन्म कब हुआ था?
तो 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। रेनर मारे रिल्के कविता में किस वाद्य का स्वर सुनाई देता है? इसका सही जवाब होगा रहस्यवाद का स्वर सुनाई देता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बढ़ेगा, क्वेश्चन नंबर 8 है। रेनर मारे रिल्के का जन्म कहाँ हुआ है? तो जर्मनी है ना, पहले ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता था और जर्मनी हो गया, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। रेनर मारे रिल्के की काव्य शैली है? इसका सही जवाब गीतात्मक होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर। रेनर मारे रिल्के अपने ना होने की स्थिति में प्रभु का कैसा पता चलता है? ठीक है, कैसा पता है? तो बेघर और निर्वासित हो जाएंगे। बेघर के मतलब बिना घर के हो जाएंगे और निर्वासित निवास करने के स्थान कोई नहीं देंगे। अगला प्रश्न है, रेनर मारे रिल्के किस भाषा के कवि है? तो जर्मन भाषा के कवि है, क्योंकि जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। अगला है कि कवि रिल्के के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व ना रहेगा? तो मनुष्य के बिना जो ईश्वर का अस्तित्व नहीं रहेगा। अगला प्रश्न है कि कवि रिल्के के अनुसार ईश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया? इसका सही जवाब होगा मनुष्य को किया है। कवि रिल्के के अनुसार ईश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया? ईश्वर को। कवि किसका शानदार लवादा गिर जाने की बात करता है? तो प्रभु का करता है, इसका सही जवाब होगा। कवि के अनुसार भक्त जो है किस रूप में है? ओके, इसका सही जवाब बताएगा, क्वेश्चन नंबर 15 होगा। कवि के अनुसार भक्त किस रूप में है? तो इसका सही जवाब होगा जलपात्र होगा, मदिरा होगा, वेश और वृत्ति सभी के रूप में। इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। कवि रेनर मारे रिल्के किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करता है? तो प्रभु के पैरों में छाले पड़ जाएंगे, है ना। अगला प्रश्न है कि कवि की नर्म सैया पर कौन विश्राम करता है? तो कवि की नर्म सैया पर कौन विश्राम करता है? तो प्रभु की कृपा दृष्टि। इसका सही जवाब ए नंबर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 है, किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेगा? तो भक्त को जो खोकर अपना ईश्वर अर्थ खो बैठेगा। किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेगा? तो भक्त को, इसका सही जवाब होगा। तो यहाँ से जो आपको 18 हो गए थे ना, 18 के बाद 19 नंबर देखते हैं। तो 18 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके बाद अगला वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट दिखाइए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। और किसी को अगर व्हाट्सएप ग्रुप को जुड़ना है तो देखिए इस नंबर पर आप जुड़ सकते हैं, हाई लिखकर 90 65 71 94 39। धन्यवाद।